Hello everyone, myself Riyasat Ali. You are most welcome to my YouTube channel GS Mentorship for IS. So today we will discuss the essay, approach for essay, right? And simply I say essay for IS because generally UPSC examination, almost every aspiring for become IS, right? So essay can play important role, right? And how important role? Simply you should try to target more score, that is simply I say target 150 plus score. And this is not score something like that you cannot achieve. Many students in the past years of the examination have achieved this much of a score, and this score help them to get good rank. that mean IS पाने में उनको काफ़ी सपोर्ट मिला, राइट? तो इससे पहले हम आपको जनरली मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने मेंटरशिप बैच के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए, बट यूट्यूब पे अगर आप भी देखेंगे तो आप इसको ट्राई करिएगा एंड आई होप आपको ये बेनिफिट होगा। और ये मैं फर्स्ट टाइम कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं पिछले अपने मेंटरशिप बैचेस में और अपने पिछले जो मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस रही उसमें इन बच्चों अपने स्टूडेंट को मैं उसमें बताया हूँ, उसको उस पर स्टूडेंट ने अमल किया है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया है एंड मेनी ऑफ देम हैव स्कोर अराउंड 150 प्लस, ये पहला रहा है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, राइट? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये जो पार्ट है जो डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ द माई मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम का मेरा नाम है, ये लंबा सा नाम है, घबराइएगा मत, कम्प्रहेंसिव जीएस एंड ऐसे प्री कम मेन मेंटरशिप प्रोग्राम। और आपको मैं बता दूं ये जो मेंटरशिप कॉन्सेप्ट, राइट, सबसे पहले मैं ही, मेरा नाम रियासत अली है, 2019 में, ठीक है ना, जून में सबसे पहले ये हम लोग के बीच में यही आइडिया आया था जब मैं विकास रंजन सर के साथ ट्रैम फाइज पे काम कर रहा था कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, ठीक है ना, जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा क्लासेस न करनी पड़े, साल भर की क्लासेस करनी पड़ी, 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए न लगाना पड़े, उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिलता रहे और कंटिन्यूस मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे थ्रू आउट देयर यूपीएससी जर्नी और क्वालिफाई करें। और आपको मैं खुशी की मेरी बात यह है कि 2019 का जो पहला बैच लॉन्च किया था उन बच्चों का मेंस 2020 का 20 था, 2020 वाला मेंस था, फर्स्ट मेन था। और उस बैच से जो कि हमारा पहला एक छोटा सा बैच था, उससे हमारे 4 स्टूडेंट ने मेंस क्वालिफाई किया हुआ, मेंस क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू कॉल आया, राइट, जिसमें से 2 स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर थे, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेशर थे, ये स्क्रैच से हमारे साथ तैयारी किए हुए थे। मतलब अगर मैंने स्टूडेंट बोलते हैं ज्वाइन करते हैं शुरू सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, तो ऐसे ये लोग थे, ठीक है ना। तो उसमें से 4 में से 2 लोग फ्रेशर हैं, मेरा उनको विश है कि वो लोग भी फाइनल लिस्ट में 4 लोग का हो जाए तो अच्छी बात होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम रियासत अली है, 9 साल से मेंटरशिप करता हूँ। सबसे पहले मैंने 5.5 ईयर करियर लॉन्चर पे सिविल सर्विसेज टीम में काम किया है। उसके बाद सिनर्जी आई इसमें 2 साल कॉपी चेकिंग में, राइट, जीएस मेंस की कॉपी चेकिंग में, ऐसे में। और उसके बाद फाइनल ट्रायम्फ फाइज पे 1 साल मैंने काम किया था। उसके बाद कोविड, फिर हम लोग बिखर गए, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, बेनिफिट चाहते हैं ज़्यादा अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में थ्रू मेंटरशिप, तो आप मेरे ये टेलीग्राम मेरा चैनल है @GS मेंटरशिप, क्या नाम है @GS मेंटरशिप, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलती रहेगी। और मेरे एक और ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, ये यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आपके स्ट्रेटजी पे। देखिए 2 पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला मैंने डिस्कस किया, ये लिखा हुआ है कि व्हाट यूपीएससी नोटिफिकेशन से अबाउट ऐसे राइटिंग। यूपीएससी क्या कहती है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है ऐसे की, ऐसे यूपीएससी किस तरह कैसे चाहती है आपसे, स्टूडेंट से क्या उम्मीद रखती है यूपीएससी, राइट। एंड सेकंड आई विल डिस्कस राइट अप्रोच या अप्रोच फॉर द ऐसे राइटिंग। तो इसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बॉडी पार्ट में डिफरेंट जो आपका डायमेंशन और हर डायमेंशन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, एंड देन फाइनली कंक्लूजन में क्या आपको on what the things that you need to take care of, right। तो देखो पहला पॉइंट है व्हाट यूपीएससी नोटिफिकेशन से अबाउट ऐसे राइटिंग। तो देखो ये जो मैंने पैराग्राफ लाया है ये मैंने यूपीएससी नोटिफिकेशन से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। मैं इसको रीड करता हूँ। कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे राइटिंग ऑन द मल्टीपल टॉपिक। तो जनरली आपको यूपीएससी में 2 अभी लिखने का रूल है, ठीक है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू, देखो अब यहाँ से ध्यान देना, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, राइट। आपको सब्जेक्ट ऑफ द एसे पे कीप क्लोजली रखना। तो पहला पॉइंट मैंने क्या नोट किया, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, राइट। फिर क्या है, टू अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन। तो आपको क्या करना है, सेकंड, अरेंज योर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन, दूसरी बात का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है मैंने निकाला यहाँ से, एंड टू राइट कॉन्साइसली, आपको फोकस रखना, ऑब्जेक्टिव के साथ लिखना, राइट कॉन्साइसली, राइट। एंड देन फोर्थ पॉइंट है
क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ, राइट। एक्सप्रेशन मतलब आपकी कम्युनिकेशन, आपका आर्टिकुलेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए, ये लिखा ना, तो यहाँ लिखा हुआ क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो देखो ये यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन, इससे मैंने 4 पॉइंट निकाले, राइट, आपके लिए, राइट। इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या स्नैपशॉट लेकर रख लीजिए, वो काम आएगा। 4 बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, यूपीएससी का नोटिफिकेशन, राइट। कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, arrange your idea in orderly fashion, write concisely and credit will be given to effective and exact expression पे दे। देखो एक्सप्रेशन बोल रहा, राइट, राइटिंग नहीं बोल रहा है, एक्सप्रेशन। चलो अब इन चारों पॉइंट को मैं थोड़ा हल्का हल्का एलोबरेट कर दे रहा हूँ, राइट, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में जो डिस्कस किया था, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, मैंने सब कुछ वही रीड किया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, मैं कोई दूसरी बात बोलूँगा नहीं, जो मैंने बोलना था मैंने सब लिख रखा है इसमें। Student need to comprehend and understand the theme and context of the essay properly first। सबसे पहले आप जो थीम दिया हुआ है, जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, जो आपका ऐसे जिस टॉपिक लिखने के लिए बोला है उसको समझें। मैंने ये कॉपी प्रीवियस में कॉपी चेक करते समय देखा है कि काफ़ी बच्चे ऐसे का मतलब ही कुछ उल्टा समझ लेते हैं, राइट। वो जो कोर कॉन्टेक्स्ट होता है उसको नहीं डिस्कस करते, अपार्ट फ्रॉम उसके पेरीफेरी में या उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं पूरे ऐसे में लिखते रहते हैं, और उस ऐसे में उनको कुछ सिंपली 250 में से 50-60 नंबर मिलता है, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप पहले समझने की कोशिश करो कि ऐसे पूछ क्या रहा है, उसको ऐसे का कॉन्टेक्स्ट क्या, उसका थीम क्या है, एंड राइट एज पर द डिमांड ऑफ द ऐसे। ऑलवेज, यहाँ मैं लिखा हूँ, ऑलवेज कीप इन टू माइंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द ऐसे फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी ध्यान रखो, बॉडी पार्ट में प्री सजेस्टिव कंक्लूजन, ये मैं बताऊंगा प्री सजेस्टिव कंक्लूजन क्या होता है बाद में, कंक्लूजन इवन इन ऑल पैरा ऑफ द ऐसे ऑन द एवरी पेज ऑफ द ऐसे। देखो जनरली मैं ये लाइन इसलिए लिखा हूँ कि ऑल पैरा में, सारे इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कि देखो जनरली क्या होता है, ऐसे लॉन्ग होता है, आपको 1200 वर्ड लिखने, 13 से 14 पेज के आसपास होता है। मुझे याद है, जब मैं 2018 का मेंस लिख रहा था तो मैंने पेज काउंट किए थे, पहले ऐसे के लिए 14 पेज थे समथिंग, 14, 14 या 15 ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, और दूसरे पे ऐसे के लिए मुझे लगता है 10 पेज था, कुछ पेज 2-3 पेज कम था, राइट। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने पेज काउंट किया था आंसर लिखते समय, तो इतना ही रहता है, राइट। तो आपको जनरली आप 10 पेज 11 पेज लिखने की हैबिट डालोगे तो अच्छी बात रहेगी। तो इसलिए मैं आपको एक लंबा ऐसे होता है, तो आप जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्ट तो करते हैं ऐसे जो कोर कॉन्टेक्ट, लेकिन बाद में डेविएट कर जाते हैं, वो डेविएट करते हैं, ऐसे से डेविएट करते हैं। तो आपको ये सब नहीं लिखना होता, आपका कोर कॉन्टेक्स्ट आपका ऐसे है, तो जो आपका ऐसे का डिमांड है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो आप उसके हिसाब से बने रहिए तो ज़्यादा अच्छा। और यूपीएससी कह भी रही है, आपने सीधे सीधे मैंने लिखा ना, कीप क्लोजली टू द ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डरली फैशन लिखो, कॉन्साइसली लिखो और इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट लिखो। यही 4-5-6 कीवर्ड आपको हमेशा थ्रू आउट ऐसे रखना। इसलिए मैंने बोला कि आप इंट्रोडक्शन में इस बात का ध्यान रखिए, बॉडी पार्ट में भी, हर पैरा में और हर पेज पे ध्यान रखिए। आप कीप इन माइंड कि आपको लिखना क्या है, राइट। जनरली स्टूडेंट डेविएट कर जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट डेविएट कर जाते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको रिट्रेट कर रहा हूँ। अवॉइड शोइंग टू मच नॉलेज टू पुट इनटू ऐसे और बायसनेस, इमोशनल पॉइंट, जार्गन, कोटेशंस। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कोटेशन, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखने लगते हैं। आपको ऐसे को एज सिंपल और एज रखो। क्वेश्चन कर रहा है ना कि इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, आपको बड़ी बड़ी नहीं कर रहा है, यूपीएससी खुद ही कह रहा है कि आपको हमको कुछ बड़ी बड़ी बातें मत दो, कीप क्लोजली, तो आपको ऐसे कि क्लोजली रखना है। अपने आप को जो आप डिस्कस कर उसको ऑर्डरली फैशन में रखो, कंसाइसली लिखो, ज़्यादा बढ़ा के मत लिखो, खुद ही यूपीएससी कह रहा था, आप फिर क्यों लिखते हो। मैं जनरली देखा हूँ काफ़ी स्टूडेंट का कोटेशंस लगता है कि उनको लग रहा है कोटेशन का वो कंपटीशन दे, राइट। दे आर नॉट राइटिंग ऐसे, दे आर राइटिंग, दे आर कंपीटिंग फॉर कोटेशन, कि कितना अच्छा कोटेशन, कितने ज़्यादा कोटेशंस लिख रहे हैं, उतना उसका मैटर नहीं है, राइट ना। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ फिगर बनाया, देखो ये आपका कोर है ना, कोर, फिर उसके इससे जितना दूर जाओगे तो आपका पेरीफेरल बनता है, फिर इससे और दूर जितना जो आपका और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट। तो आपको कोर पे यहाँ पे ना इस पे फोकस करके रखो, आप पेरीफेरल बातों को सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैंने लिखा कि सेमी पेरीफेरल बातों को अवॉइड करो, कभी कभी आपको सब्सटेंशिएट करना होता है तो आप ले सकते हो, आपको जल्दी कोर कॉन्टेक्स्ट पे रखना होगा और यहीं पे आप स्टिक रहो, यूपीएससी खुद करे, राइट। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट है कि अरेंज योर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन। आपको अपनी बातों को, देयर शुड बी फ्लो एंड कनेक्टेडनेस, कंटिन्यूटी बिटवीन द सेंटेंसेस एंड एज वेल बिटवीन द पैरा। अब कनेक्टेड रखो, कंटिन्यूटी बनाकर रखो। जनरली ये स्टूडेंट में काफ़ी मैं देखता हूँ 2-3 पेज के बाद वो गड़बड़ होने लगता है, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखना है कि प्रीवियस पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैरा, मैं पैरा बोल रहा हूँ, सेंटेंस के साथ पैरा भी, एंड मेंटेन द कॉन्टेक्चुअल कनेक्टेडनेस, फ्लो एंड कंटिन्यूटी। इस बात का ध्यान रखो, ये बहुत छोटी छोटी बातें प्रैक्टिस से आ जाएंगी।
एक और चीज़ है बॉडी पार्ट में, ये किसी पैराग्राफ की मैं ही बात कर रहा हूँ, कंप्लीट होल बॉडी पार्ट जो होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा, उसमें आप दो स्केल ले सकते हैं ऑर्डरली फैशन बनाने के लिए। एक टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब टाइम स्केल, किसी ऐसे को शुरू के 2-3 पेजेस में बॉडी पार्ट में 2-3 पेज, ज़्यादा नहीं। आप कुछ 1-2 पैरा एंशिएंट में ले सकते हो, 1-2 पैरा मेडाइवल एंड 1-2 पैरा मॉडर्न, 1-2 पैरा पैरिजियन कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो। उसके बाद आप सेक्टोरल में जा सकते हो, डिफरेंट सेक्टर में, सोशल इशूज़, सोशल में हेल्थ एजुकेशन कर सकते हो। जो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सेक्टर कई अलग अलग तरीके से बन सकता है। इकोनॉमी में भी, विद इन इकोनॉमी के अंदर भी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर हो गया। पॉलिटिकल एंगल, कल्चरल एंगल, रीजनल एंगल, रीजन के अंदर देखो आप लोकल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल ले सकते हो। इकोनॉमी जरूरी नहीं कि ये सारा ही आए, बट डिपेंड अपॉन द एसे, उसी कॉन्टेक्स्ट में। मैं एक ऐसे यहाँ आगे डिस्कस किया हूँ। तो ये चीज़ है टेम्पोरल, टाइम स्केल, ये कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके ऐसे का ऑर्डर बन जाता है, राइट। यूपीएससी खुद ही अपने वर्ड लिखा है कि आप ऑर्डरली फैशन में लिखें, तो आप भी उसको, इस बात को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसको अभी बॉडी पार्ट में ये वाला सेक्शन में आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा आगे। नोट में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, योर आइडिया, सम स्टूडेंट गिव टू मच फैक्ट्स, कोटेशन, एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट स्कीम, बट लेस फोकस ऑन देयर ओन आइडियाज। अपने आइडिया पे कम फोकस करते हैं। आइडिया ऑन द टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट, डिमांड ऑफ द, इस पे कम फोकस करते हैं। देयर शुड बी बैलेंस अमंगस्ट ऑल। आपको हर चीज़ में बैलेंस रखना। आप स्कीम दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, बट आपको ये ध्यान रखना कि ऐसे आपका ना एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट नहीं देना है आपको। ऐसे में आपका ओपिनियन आना चाहिए, आपका ब्रॉड थॉट आना चाहिए। ये चीज़ें हैं, आगे मैं डिस्कस किया हूँ बस, है ना, इस बात सारी बात को। थर्ड पॉइंट क्या है, यूपीएससी बोलती है, यूपीएससी बोलती है कि राइट कॉन्साइजली, बिल्कुल रखना, आपको कॉन्साइज रखना अपने बात को। ऑब्जेक्टिव भी फोकस रखना ना, ऑब्जेक्टिविटी वाइल राइटिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लिखना है, ज़्यादा इधर उधर डेविएशन नहीं करना है। राइट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट लिखिए आप। यूपीएससी यही बात कर रही है, ट्राई टू कीप योर पॉइंट्स एंड व्यूज टू द कॉन्टेक्स्ट, टू द कोर कॉन्टेक्स्ट एंड डिमांड ऑफ द, अपनी बातों को वहाँ पे रख रही है, ये यूपीएससी भी कर रही है ना। फिर थर्ड क्या है, अवॉइड टू मच एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, एंड ट्राई टू गिव लॉन्ग बैकग्राउंड, पेरिफेरल, सेमी पेरिफेरल डिस्कशंस, आइडियाज एंड व्यूज टू कम टू द मेन कॉन्टेक्स्ट। जनरली मैंने कॉपी चेक करते देखा हूँ, जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ बताया ना कि एंशिएंट एंड मिडाइवल, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एंशिएंट एंड मिडाइवल का ही जो बैकग्राउंड देने में ही स्टूडेंट ने यहाँ पे 4 पेज कवर कर लेते हैं, आपने गड़बड़ कर दिया, राइट। आपको बैलेंस रखना, कुल ये टोटल मिला के 2 से 3 पेज होना चाहिए, राइट। एक एक पैरा, एक एक 2-2 पैरा, मैक्सिमम 2 पैरा, ज़्यादा नहीं। एक एंशिएंट पे और मेडाइवल पे, किसी पे, राइट। 1 2 3 4 पैरा में आपका ये टेम्पोरल वाला कवर होना चाहिए, राइट। मैक्सिमम कोई बहुत डीप थॉट वाला है, आइडिया है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप 1 पैरा बढ़ा सकते हो, राइट। 5-6 पैरा बस, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 2 से 3 पेज। आप मेन अभी मॉडर्न टाइम पे और जो अब सेक्टोरल इस पे, जो अभी करंट में इशूज, जो ग्लोबल इशूज़ है ऑन एनी टॉपिक, राइट, तो फिर ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, है खुद यूपीएससी लिखा, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ध्यान रखना। एक्सप्रेशन मतलब आपका कम्युनिकेशन, राइट, ये चीज़। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, कंसाइज एंड ऑर्डरली एक्सप्लेनेशन, राइट, विथ सुटेबल एग्जाम्पल, रेफरेंसेज, एग्जाम्पल्स कैन बी नेशनल, कुछ भी हो सकता है एज पर द नीड, ठीक है ना। शॉर्ट, देखो ये ध्यान रखना, शॉर्ट एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन। स्टूडेंट बहुत लंबे सेंटेंस, मतलब उनका सेंटेंस 4 लाइन में खत्म होता है, 5-6 लाइन में खत्म होता है, मतलब उनका एक सेंटेंस 1 पैरा ही हो जाता है। आप वो ऐसा नहीं करना, छोटे सेंटेंस लिखो, एक बड़े पैरा सेंटेंस को दो छोटे सेंटेंस में कर लो, 3 छोटे सेंटेंस में कर लो। तो इससे क्या होता है, आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, राइट, उसको। तो आपको ऐसा रखना, शॉर्ट एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन, डिस्कशन विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायमेंशन, राइट। यूज एग्जैक्ट, इफेक्टिव एंड रिलेटेड कोटेशन। कोटेशन की बोलने बहुत, बिल्कुल आपको वही कोटेशन यूज करना है, कोटेशन भरना नहीं है ऐसे के अंदर, राइट। मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट द स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोटेशन दे मिस कोट, हाँ बिल्कुल कोटेशन मिस कोट ही कर जाते हैं, पूरे थीम को उल्टा हो जाता है, राइट। तो आपको इससे बचना है, ये आपको डिजास्टर कर सकता है, राइट। अवॉइड टू मच कोटेशंस, दैट इज ऑन एवरी पेज। जनरली मैं देखा हूँ, 1-2 लोग मैं देखा हूँ कि हर पेज पे, हर डायमेंशन में 1-2 तो कोटेशन डालते हैं। ऐसा नहीं है, कोटेशन का एग्जाम नहीं हो रहा आपका, ठीक है ना। इन एवरी डायमेंशन एंड एवरी पैराग्राफ, आप कंक्लूजन को तो में कोटेशन तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, बचना चाहिए, राइट। कंक्लूजन में बताऊंगा क्या लिखना आगे के स्लाइड में, राइट। सब्सटेंशिएट योर व्यू विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड डायमेंशन। थर्ड पॉइंट लिखा है, ट्राई टू ब्रिंग नोवेल्टी एंड इफेक्टिविटी। ये नोवेल आइडिया, गुड आइडिया लाओ, अच्छे डायमेंशंस लाओ अपने आंसर में लिखो, राइट। इफेक्टिविटी इन योर आंसर बाई
थिंकिंग बिग, ब्रॉडर थिंकिंग लाओ उस टॉपिक का, होलिस्टिक व्यू लाओ, ब्रॉडर एस्पेक्ट लाओ, एडिंग डिफरेंट आउटलुक्स लाओ आंसर, तो आपके आंसर की डाइवर्सिटी, आपके आंसर कंटेंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज योर नॉलेज मैट्रिक्स टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। नॉलेज मैट्रिक्स मतलब अगर कोई ऐसे सोशल इश्यूज टाइप पे है तो आपको सिर्फ ऐसा वैसा नहीं लिखना, उसको कनेक्ट करो, आप उसको इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो, सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हो, आपको पॉलिटिक्स कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स कर सकते हो, इंटरनेशनल बॉडी से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो वीमेन इशू, राइट, तो सिर्फ हमेशा ब्लेम गेम वीमेन इशू इंडिया में ऐसा वैसा आपको नहीं करना, आप पूरे जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी बहुत मैटर करता है आपका, ठीक है ना। वेस्टर्न कंट्री में वीमेन का कंडीशन बहुत अच्छा है, जबकि हमारे साउदर्न जो हमारे हेमिस्फीयर में वीमेन, जो हमारा खासकर साउथ ईस्ट एशिया है, कंपेरेटिवली वुमेन का उतना अच्छा स्टेटस नहीं है, राइट। इंडिया में भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, है ना। दिल्ली जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ आपको वुमेन कंडीशन थोड़ी ठीक है कंपेरेटिवली जो हमारा रूरल एरिया है, बट जो वुमेन के जो मॉडर्न में है, जो मॉडर्निटी के इम्पैक्ट है, साइबर से क्राइम का उनका अलग इशू है, राइट। तो डिफरेंट चीज़ों पे तो आप अपने नॉलेज मैट्रिक्स को हर चीज़, आप सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं, उसमें एथिकल एंगल दे सकते हैं, आप रिलीजियस एंगल दे सकते हैं आप, राइट। तो आप नॉलेज मैट्रिक्स से जो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट से नॉलेज गेन की है उसको सुटेबली फिट करने की कोशिश करो अपने एसे में, दैट इज एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अवॉइड स्पेसिफिकेशन एंड कंप, एक छोटी बात को लेकर ना, एक एंगल को लेकर बहुत लंबा डिस्कशन मत करो, राइट। आप डिफरेंट एंगल लाओ, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन लाओ, बट छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए। मैंने शुरू में कौन पॉइंट डिस्कस किया था, अवॉइड फिक्स स्टैंड, कोई एक स्टैंड मत लीजिए ऐसे में, राइट। आप अपने ऐसे को डाइवर्सिफाई करिए, सारी बातों, और आपको कंक्लूड भी किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर नहीं करना चाहिए, आगे मैं डिस्कस किया हूँ। टेकिंग ए पर्टिकुलर व्यू ऑफ द एसे, इसे बचना चाहिए। हाँ, व्हाट नीड टू अवॉइड इन टू एसे राइटिंग, क्या क्या अवॉइड करना है, देखो सिंपली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। ऐसे इज नॉट अबाउट फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन ऑफ द फैक्चुअल डाटा। ऐसे इज नॉट अबाउट द लॉन्ग एक्सप्लेनेशन एंड सेमी पेरिफेरलिज्म। लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, जस्टिफाई करिए और आगे बढ़िए ऐसे करके। ऐसे इज नॉट अबाउट द कोटेशंस, आपको बहुत ज़्यादा कोटेशन यूज कर सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा मत करिए हर पेज में, हर पैरा में, है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इवन विदाउट सिंगल कोटेशन, है ना। ए स्टूडेंट कैन स्कोर वेल। आपको मैं एक मेरा एक्सपीरियंस है, हमारी एक जूनियर थी, वो हमारी स्टूडेंट भी थी 2017 के मेंस में, राइट। बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसे नहीं लिखा था, उनको सिर्फ 2-3 दिन पहले मैंने छोटे छोटे उन्होंने बताया कि सर मुझे 2 दिन के अंदर कुछ बता दीजिए, 1-2 ऐसे चेक कर दीजिए। उन्होंने एक ऐसे लिखा था, उनको मैंने छोटी छोटी ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ के बस बताया था, और 15 मिनट का गाइडलाइन बस। उन स्टूडेंट का 154 स्कोर था, राइट, इतना स्कोर, राइट। तो उसमें कोई कोटेशन, शायद उन्होंने एक भी कोटेशन नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये बेनिफिट है, आप बिना विदाउट एक सिंगल कोटेशन लिखे भी एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आगे एग्जांपल दिया हूँ, मैंने एक ऐसे डिस्कस किया हुआ, 1 और 2 मैक्सिमम 3 सुटेबल इफेक्टिव कोटेशन, ठीक है ना। बट मिस कोटेशन डेंजर हो सकता है, 2-3 कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, अलग अलग डायमेंशन में। बहुत एक्सेस मत करो। ऐसे इज नॉट अबाउट टू मच कंटेंट या फैक्चुअल डेटा का बहुत जाके अननेसेसरी डेटा नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना, राइट। अगर ऐसे लिख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा डायमेंशन नहीं आ रहा, तो आपका 6 पेज में ऐसा खत्म हो रहा है, तो बेहतर अगर आप 6 पेज पे ही अपना फिनिश करो। आप ज़बरदस्ती उसको 10 पेज मत बनाओ, राइट ना। जितना आ रहा है उतना ही करो, तो भी आप अच्छे स्कोर पा जाओगे। मिस कोटेशन, अननेसेसरी कंटेंट आपको ऐसे को और बर्बाद कर देता है, राइट। तो उसे बचना आपको, राइट। ऐसे इज नॉट अबाउट द समरी ऑफ अदर्स आइडिया, राइट। सबकी आइडिया, रेफरेंस, पुटिंग टुगेदर, सब में एक बैलेंस होना चाहिए। आप दूसरे का डॉक्टर बी अम्बेडकर का आइडिया ले सकते हैं, उनका कोटेशन ले सकते हैं, और अदर महापुरुष से, गांधी के, क्लिंटन के अदर ले सकते हैं, बट सब में एक बैलेंस होना, आपके भी व्यूज एक्सप्रेशन आना चाहिए उसमें, राइट। ये चीज़ें हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गया, तो ये यूपीएससी वाला मैंने डायमेंशन डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग अप्रोच क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सिंपल स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, या मैंने प्री कंक्लूजन लिखा, बट एक्चुअली कंक्लूजन मैं बताऊंगा प्री कंक्लूजन क्या है, मैं डिस्कस कर देता हूँ पहले। इट शुड बी सजेस्टिव, एक सजेस्टिव थॉट होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, न कि सजेशन होना चाहिए, रिकमेंडेशन होना चाहिए ऑन गिवन टॉपिक बिफोर एक्चुअल कंक्लूजन। कंक्लूजन में और दोनों में डिफरेंट है, अभी आगे डिस्कस के में आप लोग देखिएगा। बट इट शुड नॉट बी ए वे आउट लाइक स्टेटमेंट लाइक व्हाट वी राइट इन द जीएस, आगे मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको
इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, ये चीज़ें है। प्री कंक्लूजन कभी कभी ऐसा होना चाहिए जब कोई आपका ऐसे है, कंक्लूजन में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो आप 2 पैरा में, एक में कंक्लूजन करिए, उससे पहले एक सजेस्टिव अपना आइडिया दे सकते हैं, ओरिएंटेशन दे सकते हैं, आउटलुक दे सकते हैं। जैसे मान लो विमेन इशू, आपका सोल्यूशन तमाम तरह के आएंगे, राइट। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे है, तो आपको कुछ वे आउट भी लगेगा ना कि हमको उसके जो निगेटिव पहलू है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, राइट। बट एग्जैक्ट आप रिकमेंडेशन मत दो, आप ओरिएंटेशन दे सकते हो, ब्रॉडर थॉट पर्सपेक्टिव दे सकते हो, इंडिविजुअल कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना है आपको, राइट। चलिए अब देखिए इंट्रोडक्शन में कैसा, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिखना, राइट। देखिए ध्यान रखिए, 4 पॉइंट नीचे डिस्कस किया हूँ। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ऐसे का पार्ट होता है, इट शुड क्लियरली कन्वे टू इवेल्युएटर दैट यू हैव अंडरस्टूड द थीम एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे, सिंपली मेक इवेल्युएटर फेमिलियर टू द टॉपिक ऑफ द एसे। ऐसे पढ़, जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ूँ, कोई भी इवेल्युएटर पढ़े, तो उसको ये लग जाए कि बच्चा, स्टूडेंट जो है, जो एस्पिरेंट है, उसको ऐसे का मतलब समझ गया कि ऐसे पूछ क्या रहा है, ऐसे का कॉन्टेक्स्ट क्या, राइट। ये क्लियर हो जाए, पहला 2-3 लाइन पढ़ते हैं, राइट। फिर उसके अंदर क्या ध्यान रखना, इट शुड बी जर्नलिस्टिक, मीनिंगफुल एंड एज पर द कॉन्टेक्स्ट। जर्नलिस्टिक मतलब आपको एक जनरल आइडिया, जनरल पर्सपेक्टिव दीजिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दीजिए, न कि स्पेसिफिक 1-2 डायमेंशन डिस्कस शुरू में डिस्कस कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ब्रॉडर थॉट दीजिए ताकि वहाँ से ढेर सारे डायमेंशन आप अपने बॉडी पार्ट में लिख पाए, राइट। ये होना चाहिए। आगे डिस्कस किया आप लोग देखिएगा। It should try to include diverse thought, diverse possibility, but in a holistic manner, है ना, not particular specific manner, एक dimension के manner में नहीं। It may include arguments, counter argument, but in a holistic manner, not specific point wise, ठीक है ना। फिर इट शुड इंगेज इवेल्युएटर, शुरू में अट्रैक्टिव करना चाहिए, इवेल्युएटर को इंगेज करे, राइट, एंड गिव इनसाइट टू हिम और हर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फर्दर इन द बॉडी पार्ट ऑफ द एसे। ये होना चाहिए आपका, ये छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। अब जब इसको एक बार में आप दोबारा वीडियो को पॉज करके पढ़िए, देखिए मैंने जो ये बात जो मैंने लिखा है, ये सारी बात उसमें मैंने कन्वे कर दिया, राइट। ये बहुत सिंपल है, 1-2 ऐसे में लिखोगे और ऐसे लिख के चेक करा लोगे, आप ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है ना। मैंने देखा है, काफ़ी वीडियो देखा यूट्यूब पे, लोग बोलते हैं कि बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, भैया ये सब से बच के रहो, ये सब डेंजर वाली बातें हैं। यूपीएससी जो नोटिफिकेशन कर रहा है उस पर अमल करो। हम इसी पीछे जो अपने स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर्स में करवाए हैं, और हमारे, मुझे याद है, काफ़ी बच्चों के अच्छे स्कोर आए, और ये 4 बच्चों का अभी जो पहले जो मेरा मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, मैंने 4 स्टूडेंट्स के आए, सब इसी ढर्रे पर मैंने उनको ऐसे राइटिंग करवाया था, ठीक है। अब चलिए मैंने एक एग्जांपल दिया इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अच्छा देखो 2020 का ये मेन का ऐसे है, एक ऐसे था, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, ठीक है ना। अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मुझे कोई कोटेशन नहीं आता, मैं बहुत सुपर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट नहीं हूँ, ये मान के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं आता कुछ मत करो, डिफाइन कल्चर, बताओ कल्चर क्या है, इसका एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, एंड व्हाट इट डिनोट, ये क्या कहता है। सिंपली आप सिविलाइजेशन क्या होता है उसको डिफाइन करिए, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड और ये क्या दिखाता है, बस। बिल्कुल जब मुझे कुछ नहीं आता है तो हम कैसे शुरू करें ऐसे को। अब देखो मैंने बेसिकली इसको 2 पैरा में लिखा है ना, 2 जनरली इंट्रोडक्शन, 2 या बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जिसमें बहुत ज़्यादा आइडिया आते हो तो 3, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज एक इतना बड़ा पैराग्राफ में भी अगर एक ही डायमेंशन है, अब एक ही पैरा में कवर कर सकते तो कोई बुरी बात नहीं है, राइट। इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। अब देखो मैं शुरू कैसे किया हूँ, पहले मैंने कल्चर को डिफाइन किया। कल्चर रेफर टू द आइडियाज, कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल, कम्युनिटी और सोसाइटी। मोर इवर इट डिनोट्स द आर्ट, इवेंट्स, एक्शंस, ऑब्जेक्टिव दैट क्लियरली शो आर रिप्रेजेंट समथिंग abstract or theoretical of human intellectual achievement regarded collectively, ठीक है ना। कल्चर कलेक्टिव चीज़ है। वी ऑल्सो रिलेट कल्चर टू एटीट्यूड्स, behavior characteristic of the specific social group, whether it is hip hop culture or drug culture. In fact, अब थोड़ा सा मैंने उसको एक डायमेंशन दे दिया हल्का सा उसमें। In fact, a cultured person is one who is characterized by the refined taste and manner and good education. All these attributes of the culture imply that what we are is what our culture is.
वी रिफ्लेक्ट आवर कल्चर। मैंने एक कल्चर वाली बात यहाँ लिख दी, राइट। अब चलो सिविलाइजेशन की बात कर देते हैं, क्योंकि देखो टॉपिक है ना, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन। मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, मुझे कुछ, मैं ये मान के आपको इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ कि मैं बिल्कुल, मुझे कोई कोटेशन नहीं आता, मैं सुपर इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, राइट। मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, वेयर सिविलाइजेशन इज ए सीरीज ऑफ एक्शन टेकन बाय विच a society, or place reaches an advanced stage of socio-cultural development and establishment, where the process of civilization is not only bring better individual self-control but also transformation of the attitudes and values. This stage of human social and cultural development and the establishment is considered most advanced in order to achieve a particular end of what we are today. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दे सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे सिविलाइजेशन को डिसाइड कर दिया, अब एग्जाम्पल से मैंने जस्टिफाई कर सकते। आप इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल दे सकते हो, बट बहुत सुटेबल और कनेक्टेड होना चाहिए। अब जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने सिविलाइजेशन डिस्कस किया और फिर यहाँ मैंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर दिया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की फिलॉसफी क्या होती है और उसमें क्या सिमिलरिटी है, राइट। मैंने आगे डिस्कस कर दिया, डन हो गया। अभी मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। तो अब मैंने ये दिखा दिया अपने इंट्रोडक्शन में कि एक सिंपली मैंने कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं दिया, एज ए होल कल्चर मैं कोई किसी पर्टिकुलर कल्चर को डिस्कस नहीं किया कि चाहे साउथ एशिया का हो, चाहे इंडिया कल्चर हो, चाहे पाकिस्तान कल्चर हो, चाहे डेवलप कंट्री को हो या लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, चाहे अफ्रीकन, कोई कल्चर नहीं, मैं एक कल्चर होल डिस्कस किया। मैंने एज ए होल एक सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, राइट। ये हो गया, राइट। मैंने बताया ना आपको, इंट्रोडक्शन मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आप एक जर्नलिस्टिक लिखिए, मीनिंगफुल एंड एज पर द कॉन्टेक्स्ट, बाकी मत। आप मेरा एक लाइन भी देख सकते हैं, कहीं भी इसमें नहीं भागा हुआ, राइट। तो ऐसे आपको लिखना है, राइट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लिखिए, कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े। अगर बढ़िया बात आपको आती है, ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप अपने मेंटर से कई बार फीडबैक ले चुके हैं, आप कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब चलिए इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से इसको सुनिए आप लोग। इन बॉडी पार्ट, इन एवरी डायमेंशन या पैरा, ट्राई टू स्टार्ट विद द थेसिस स्टेटमेंट या थेसिस को इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब जैसे मान लो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब आपको कई डायमेंशन, आपने शुरू के 15 मिनट लेते हो ना आप, सब बनाते हो अपना स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको पहला डायमेंशन, तो पहला डायमेंशन को ट्राई करो, जो पहला सेंटेंस लिखते हो, पहला लाइन या दूसरा लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन में, आप उस डायमेंशन का को भी एक जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि ये स्टूडेंट इस डायमेंशन के बारे में, कल्चरल डिके या कल्चरल एसिमिलेशन या कल्चरल पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, या मॉडर्न कल्चर का क्या, किस डायमेंशन में स्टूडेंट बात करना चाहता है, राइट। तो पहला 2 स्टेटमेंट, पहला 1 लाइन या पहला 2 लाइन बहुत मायने रखता है, हमको ये कम्युनिकेट करता है। स्टूडेंट यूपीएससी ने बोला ना कि एग्जैक्ट आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो आपका पहले 1-2 लाइन से ये पता चल जाना चाहिए कि आप कम्युनिकेट करो अपने इवेलुएटर को कि सर मैं इस पैरा में ये बात लिखना चाहता हूँ। क्लियर एक्सप्रेशन, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी बड़ी बातें मत लिखिए, राइट। सिंपल है ना। तो देखो, इन बॉडी पार्ट एवरी डायमेंशन या एवरी पैरा ट्राई टू स्टार्ट विद थेसिस स्टेटमेंट। थेसिस मतलब इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो डायमेंशन को उसको इंट्रोड्यूस करो, आप एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दो, जर्नलिस्टिक आ जाए, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में दिखाया था, इन 1 सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस में। देन उस डायमेंशन को 2-3-4 सेंटेंस में डिस्कस करिए, आप इलुस्ट्रेट करिए, तो उसके बाद 1-2 एग्जांपल दे सकते हैं विद एग्जांपल एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर डायमेंशन, है ना। एंड फिर क्या करना चाहिए, उसको आप समअप करिए, जो भी आप 5-6-7-8 लाइन लिखा आपने एक पैरा, इसको समअप करिए, कंक्लूड मत करिए, राइट। समअप मतलब आप समरी में लाइन में जो लिखते हो, ये पूरी बात आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होती रहती है, राइट। ये समअप करना है, राइट, ना कि कंक्लूड करके। कंक्लूड मतलब समअप करोगे तो आपको अगला डायमेंशन भी तो लिखना है ना, इसलिए कंक्लूजन से बचना है और समअप करना है। टू अवॉइड कंक्लूड विथ एनी स्टूडेंट नहीं लेना है, पर्टिकुलर स्टूडेंट मत लीजिए, एक ओवरऑल समरी देके आगे बढ़ जाइए, बिकॉज यू हैव टू राइट नेक्स्ट डायमेंशन पैरा। ठीक है। अब देखो, किसी भी पैरा में 4 बातों का ध्यान रखते हैं, इसको देख लीजिए। ये मेरा प्रैक्टिकल अप्लाई हुआ है, इस पर काफ़ी बच्चों के अच्छे स्कोर आ चुके हैं, आप भी ट्राई करिएगा। वही बात जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, एलोबरेशन करना है आपका थेसिस स्टेटमेंट या जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो उस डायमेंशन का कोर हो, एक लाइन में या 2 सेंटेंस में कर सकते हैं आप, ताकि जब भी कोई इवेल्युएटर वो 2 लाइन पढ़ ले तो उसको पता चल जाए कि आप इस पैरा में क्या लिखने वाले, राइट। उसके बाद अगले 2-3 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर बहुत ब्रॉड है, डीप है, 5-6 सेंटेंस कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िए मत, बड़ा मत करिए एक पैराग्राफ को, एक डायमेंशन को। एक डायमेंशन का मतलब कि आधा पेज, मैक्सिमम 1 पेज, मैक्सिमम कोई बहुत ब्रॉड टॉपिक हो तो, ठीक है ना।
ठीक है, तो 2-4 सेंटेंस में उसको डिस्कस करिए, फिर उसको जस्टिफाई करिए विथ सुटेबल, है ना, एग्जाम्पलिफिकेशन, मतलब एग्जाम्पल दीजिए, जस्टिफाई सपोर्ट योर व्यूज आर्गूमेंट विद द एग्जाम्पल्स डाटा फैक्ट या इलुस्ट्रेट करिए, उसके बाद एक समरी करिए। तो एक डायमेंशन को ये 4 बातों को ध्यान रखोगे बेहतर होगा आपके लिए। और वही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, और आपको ध्यान रखना, ये मैं अगले पॉइंट में लिखा हूँ, थेसिस स्टेटमेंट शुड बी एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। कॉन्टेक्स्ट हमेशा, जब भी कोई डायमेंशन लिखिए, कॉन्टेक्स्ट हमेशा एक बार पन्ना पलट के देख लीजिए कि नहीं मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में आपका डायमेंशन को, डिफरेंट डायमेंशन को लिखना है, राइट, विथ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन, ठीक है ना, क्लैरिटी, यूपीएससी बार बार कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी एंड एग्जैक्टनेस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कभी कभी क्या होता है, अगर इस चीज़ में हम लोग कॉपी चेक करते हैं, टाइम कम है और इसे चेक करना, राइट, जानते हो क्या करते हैं, कोई भी इवल्यूएटर क्या करता है, बॉडी पार्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, उसके बाद बॉडी पार्ट के ना सारे डायमेंशन के पहला 1-1, 2-2 लाइन पढ़ के, तो वहाँ से भी दिख जाता है कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा ऐसे लिखा या क्वालिटी ऑफ ऐसे क्या है, वहाँ से ही पता चलता है, राइट। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी डायमेंशन लिखो या जितने भी पैरा लिखो, पहला लाइन बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, और कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पहला लाइन का, ताकि उससे मुझे उस पैरा का डायमेंशन मुझे पता चले कि स्टूडेंट ने क्या लिखा, राइट। अब जैसे मान लो एक मैंने थेसिस दिया था, जो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा था, ये थेसिस स्टेटमेंट लिखा मैंने इंट्रोडक्शन के बाद का, जैसे मान लो, और ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, अच्छा शुरू में इनिशियल टाइम में जब सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें कल्चर को हम कैसे डिफाइन करते थे या कैसे जानते थे कि ये अच्छा कल्चर है बुरा कल्चर है, उसको 1-2 लाइन में लिखा है मैंने। इनिशियली सोसाइटीज आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी। द यूसेज ऑफ बारबेरिक कल्चर वॉज क्वाइट कॉमन देन, उस समय, बट नाउ अभी हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिविलाइजेशन इज बीइंग यूज्ड फॉर एंड कंसिडर्ड मोरली गुड और कल्चरली एडवांस। ये मैंने बता दिया। अब इसके नीचे हम क्या करें, डॉट डॉट में इसे लिखा है कि इसके नीचे 3-4-5 लाइन में इस बात को डिस्कस करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे और फिर बाद में समरी कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो बॉडी पार्ट में जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर इसको मैं पहले रीड करता हूँ। इन बॉडी पार्ट यू कैन यूज टेम्पोरल ऑर्डर, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, आर सेक्टोरल ऑर्डर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, लोकल, ऐसे करके, जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये बॉडी एज अ होल बॉडी पार्ट, ठीक है ना। तो उस शुरू के 2-3 पेज मैक्सिमम एंड आपको टेम्पोरल वाला टाइमिंग खत्म कर देना चाहिए और फिर सेक्टोरल पे आ जाना चाहिए। तो एक बैलेंस रहेगा दोनों में, तो आपका अच्छा ऐसे हो जाएगा, राइट। और ऐसे आपको 10 पेज लिखना है, जनरली पहला पेज आपका इंट्रोडक्शन में आता है, लास्ट पेज आपका कंक्लूजन में, बीच में 8 पेज ही मिलते हैं। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना चाहिए, राइट, इस वाले एरिया फोकस करना चाहिए, ताकि आपको लगे कि नहीं स्टूडेंट को नॉलेज है, सिर्फ पिछला बैकग्राउंड देने में ही शुरू के, और ट्राई यही करना चाहिए कि शुरू के बहुत ज़्यादा पेजेस में बैकग्राउंड देने में ना वेस्ट करें, नहीं तो फिर एग्जामिनर आपको उसका, हाँ, वो आपको जज कर लेता है कि आपने क्या लिखा है, राइट, आपने कितना मेहनत किया, राइट, ये चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए फिर अगला वही पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लो आर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में और एक पैरा से दूसरे पैरा में। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन यूज हेडिंग। हेडिंग आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आपको कोई डायमेंशन है, आपको बहुत लंबी बात नहीं आ रही, सीधे एक हेडिंग डालो और अंडरलाइन करो और आगे लिख दो, कोई बुराई नहीं है, नंबर मिलेगा। बट आपका एग्जैक्टनेस, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए और प्लस एज पर द टॉपिक होना चाहिए हेडिंग, डिमांड के हिसाब से। सब हेडिंग में दे सकते हैं अप्रोप्रिएट मैनर में, जनरली थेसिस स्टेटमेंट शुरुआती वाला। नेक्स्ट है राइट, ट्राई टू राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन इंस्टेड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे क्या स्टूडेंट करते हैं, एक डायमेंशन लिया, स्टूडेंट काफ़ी लेते हैं, मैं देखा हूँ, और उस पर 4 पेज लिख डाले एक ही डायमेंशन पे, खूब डीप डिस्कशन किया। इतना नहीं करना, आपको रिसर्च स्कॉलर थोड़ी बनना, राइट। आपको डीप डिस्कशन करने से बेहतर ये होता है कि आप 4 पेज में आप 5 डायमेंशन लिख दिए, आपने एक डायमेंशन लिखा, 1-2 में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखा आपने, फिर आपने उसको 3-4 लाइन में डिस्कस किया सेंटेंस में, और 1-2 एग्जांपल दिया, फिर एक लाइन के समरी करके, मतलब आधे पेज में अपना, आधे मैक्सिमम पौने पेज में एक मतलब आधे पेज से थोड़ा ज़्यादा लगा के आपने एक डायमेंशन कवर कर दिया। तो 4 पेज में बेहतर कि आप 4 डायमेंशन लिखो, आपके ऐसे की डाइवर्सिटी आएगी, राइट, न कि एक डीप नॉलेज जाकर दिखाना चालू कर दो रिसर्च स्कॉलर की तरह, आपको वो नहीं करना, राइट, उससे बचो। तो ये आपको एक्स्ट्रा नंबर फेच करता, राइट। Avoid long discussion in one particular dimension or para and use sufficiently minimum possible word। जितना कम वर्ड है ज़्यादा मत बढ़ाओ, आधे पेज में एक पैरा में लिख के आगे बढ़ो, राइट, ये कहने का मतलब है। टू कंप्लीट 1 डायमेंशन 1 पैरा,
अगला 7 पॉइंट क्या है, क्रिएटिविटी एंड नोबल आइडिया एंड यूज नॉलेज मैट्रिक्स। मैंने पहले बताया था शुरू में कि आप अच्छे आइडिया लाओ, अच्छे डायमेंशन लाओ, आप अच्छे डिस्कशन करो, अच्छे पॉइंट्स यूज करो, अच्छे एग्जांपल यूज करो, और नॉलेज मैट्रिक्स। कोई ऐसा नहीं कि आपको इकोनॉमी से रिलेटेड आ गया तो सिर्फ आप इकोनॉमी के सारे डेटा भरे जा रहे हैं, आप उसमें कुछ भी और भी यूज कर सकते हो, सोशियो इकोनॉमी कर सकते हो, इन्वायरमेंट का इकोनॉमी से आपका रिलेशन है, आपका डिफेंस सिस्टम से आपका इकोनॉमी से रिलेशन है। आपका यही तो देखना है ऐसे में कि आपका थॉट कितना अच्छा, आप कनेक्ट कितनी चीज़ों को कर सकते हो। थिंक बिग एंड कनेक्ट द डॉट, है ना, बड़ी बड़ी आपको डायमेंशन सोचो और हर छोटी छोटी बात से उसको कनेक्ट करो, ये इसका मतलब है, राइट। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है प्री कंक्लूजन पैरा सजेस्टिव। अब देखो प्री कंक्लूजन मैंने बताया ना कि अगर बहुत ब्रॉडर थॉट है, कंक्लूजन बहुत लंबा हो रहा है, आप अपने कंक्लूजन को 2 पैरा में कर सकते हैं, अगर बहुत लंबा 3 पैरा में भी कर सकते हैं, बट बेहतर 1 पैरा, नहीं तो मैक्सिमम 2 पैरा। तो ये जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन अब बताऊंगा इसमें, ये वाला कंक्लूजन, इससे पहले आप जैसे मान लो विमेन इशूज़ हैं, राइट, कल्चरल डिके है पे कोई आता है, इंडिया के कल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट, या नेचुरल रिसोर्सेज के डिके पे कोई आ गया कोई बात, तो आप यहाँ पे एक सजेस्टिव ओरिएंटेशन दे सकते हैं, डिस्कशन करते हुए, राइट, न कि एकदम हार्ड कोर रिकमेंडेशन दे रहे हो जैसे जीएस में, तो वैसे नहीं करना है करके, और फिर आप जितना ऐसे लिखे हो वहाँ पे लास्ट में कंक्लूड करना होता है, राइट, ये चीज़ आपको करना होता है। होल्ड करिए जरा 1 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, कंक्लूजन में क्या करना है, देखो ओवरऑल समरी ऑफ योर एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पलीफाइड जो आइडिया, जितना ऊपर आपने डिस्कस किया सबको ट्राई करो कि समरी कर दीजिए, ठीक है ना। दैट मीन्स रिमाइंडर ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन above to the evaluator and bring back the evaluator to the topic of the essay। और जनरली ट्राई ये करना चाहिए कि जब कंक्लूजन लिख रहे हो तो जो एसे का मेन टॉपिक का जो कीवर्ड्स हैं, ट्राई करो कि अपना एडजस्ट करो, वो सारे कीवर्ड आपके कंक्लूजन में यहाँ दिखने चाहिए, 1-2 बार यूज हो, और जितनी भी बात लिखना है उसको यहाँ पे इंक्लूड करो। क्यों? क्योंकि जब भी आप रिमाइंडर नहीं करोगे और आपका 10 पेज का एसे है, इवेल्यूएटर तो लास्ट में जो पैरा देखेगा ना, आप पढ़ते पढ़ते अच्छा इम्पैक्ट, और आपने कंक्लूजन को खराब लिख दिया, इंड भला तो अंत भला तो सब भला, ये वाला भी फार्मूला चलता है, राइट ना। तो आप ट्राई करना कि कंक्लूजन में आपका पूरा ऐसे आपने जितना आपको एग्जामिनर को रिमाइंडर करा दिया और अपने टॉपिक को भी रिमाइंड करा दिया उसके कीवर्ड को यूज करके, है ना, स्मार्टली, ताकि आपके कंक्लूजन में कंप्लीट होलिस्टिकनेस नहीं दिखे कि नहीं स्टूडेंट ने पूरी बात को यहाँ पे मुझे कंक्लूड करके दे दिया है, एंड दिस इज द ऐसे, उसने पूरी बात यहाँ पे लिख दिया, राइट, ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखो जनरली स्टूडेंट क्या पूछते हैं कि सर और क्या क्या पूछते हैं कि कितने पैराग्राफ, कुछ क्वेश्चन जैसे कॉमन क्वेश्चन कि सर हाउ मेनी पैराग्राफ, कितने डायमेंशन यूज करना चाहिए। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट देर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, but the diversity of thought dimension is appreciated and more dimension diversity of the thought will fetch you more marks। जनरली ट्राई करना चाहिए, अगर कोई नहीं 5 से 6 डायमेंशन होते हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें और जितना बढ़ा सकते हैं 7, 8, 9 कर सकते हैं और अच्छी बात है, बट डायमेंशन को बढ़ाने की वजह से डायमेंशन नहीं बढ़ाना होता है, बेहतर होता है कि डायमेंशन को आप एग्जैक्टनेस दीजिए और एज पर द कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि पहला लाइन कैसे लिखना, हर पैरा का, हर डायमेंशन का, राइट। फिर जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितना पेज, हमको 10 पेज 11 पेज में से कितना बॉडी पार्ट में, जनरली 10% आप इंट्रोडक्शन में, 10% कंक्लूजन में, राइट, मतलब 1 पेज मैक्सिमम, ठीक है ना, या इंट्रोडक्शन में 2 पैरा मैंने जैसे डिस्कस किया था, कंक्लूजन में वही, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बॉडी पार्ट पे फोकस करिए, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर वाले ऐसे में जो मैंने देखो कुछ डायमेंशन लिखे हैं, स्टार्टिंग लाइन में लिखा जाए, ठीक है ना। आप देखो कोई कल्चर डिके होता है, फॉल होता है, फिर उसमें सिविलाइजेशन को, फिर कल्चर उसमें क्या रोल प्ले करता है, मैंने 1 डायमेंशन पहले दिया है, व्हेन सिविलाइजेशन फेल फॉल्स culture become extinct too, however strong culture have potential to save civilization from the failing or falling। अब मैंने 1 लाइन लिख दिया, इसके नीचे मैं 3-4 लाइन सेंटेंस डिस्कस करूंगा, 1-2 एग्जांपल दिखा दूंगा, जैसे अभी मेसोपोटामियन कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, राइट। अब वहाँ की सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया खत्म हो गई, डूब गई, उसको पता ही नहीं, लेकिन इंडिया का सिविलाइजेशन और ग्रो होता गया और सिंथेसाइज हो गया, तो अब मैं ये वाली सारी बातें डिस्कस कर दूंगा, 1-2 एग्जांपल दे दूंगा और बाद में समरी कर दूंगा। फिर अगला क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। अब रिसोर्स का और रीजन से कल्चर और सिविलाइजेशन का क्या रिलेशन है, अब बिल्कुल रिलेशन होता है, हाँ। इंडिया का रीजन का रिलेशन कल्चर और सिविलाइजेशन इसलिए बढ़ता गया कि यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स था सप्लाई करने के लिए, तो जितने भी कल्चर, जितने भी अलग अलग सिविलाइजेशन आते गए, इसमें हमारा एसिमिलेट होता गया, सिंथेसाइज होता गया, बढ़ते गए, इनरीच होते गए, राइट। तो रीजन का भी तो मैंने 1 डायमेंशन उसका दे दिया। अगला देखो मटेरियल एस्पेक्ट,
मटेरियलिज्म हैज चेंज द वेज, फिर एक मैंने मटेरियल एस्पेक्ट दे दिया कल्चर सिविलाइजेशन को, प्लस कल्चरल इंटेलिजेंस होता है उसको मैंने डिस्कस कर दिया, एक डायमेंशन दे दिया, प्लस रिलीजियस एस्पेक्ट दे दिया, मैं एक रिलीजन में ऐसे लिखा कि कल्चर सब खत्म हो जाएगा तो उसको मैंने उसको डायमेंशन दे दिया। लास्ट में जो प्री सजेस्टिव कंक्लूजन वाली बात देखो मैंने लिखा है, वी शुड बी केयरफुल अबाउट द कल्चरल डिके, वी माइट बी इन ए स्टेट वेयर वी विल बी हैव द नो कल्चर एट ऑल। जो मॉडर्न इम्पैक्ट हो रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो रहा है, अब इसमें खुद डिस्कशन कर दूंगा, फिर उसके बाद मैंने प्री सजेशन कंक्लूजन या कंक्लूजन कर दूंगा, राइट। तो ये सम ऑफ द एग्जाम्पल मैंने दिया, राइट। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, राइट। तो ये ऐसे था। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कुछ चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए